और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज गुजरात राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी सौगात दोनों ही राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। राजस्थान की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान को देंगे। तो उद्घाटन शिलान्यास उनके द्वारा करोड़ों रुपए का किया जाएगा, प्रोजेक्ट्स का किया जाएगा। इस बीच उनके देशवासियों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, राज्यवासियों से। इस बीच आपको ये भी बता दें, राजस्थान को 1 लाख करोड़ से अधिक की सौगात दी जानी है। तो वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तोहफा आज गुजरात को दिया जा रहा है और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है और आज इसकी सौगात गुजरात को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी राजस्थान पहुंचेंगे, जहां पर वो जोधपुर के नवनिर्मित नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा जाएंगे, जहां पर वो करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें बालोतरा जिले की पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण भी शामिल है। यहां पर पीएम मोदी परियोजना का निरीक्षण और जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान दौरा खत्म करने के फौरन बाद प्रधानमंत्री गुजरात दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो शाम 4:30 बजे अहमदाबाद के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट की शुरुआत करेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ये बड़ा कदम है, क्योंकि इस प्लांट से बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू होगा। और चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। पीएम मोदी एक दिन के बाद में 3 देशों के विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से की जानी है, जिसके बाद जानकारी के मुताबिक, माफ कीजिएगा, इंडोनेशिया में सबसे पहले वो जाएंगे और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पीएम नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। सबसे पहले बात पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। ये उनकी इंडोनेशिया की चौथी यात्रा होगी और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। जकार्ता में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। वो भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर का भी दौरा करेंगे। In Indonesia, the main place of engagement is the capital, Jakarta, but the Prime Minister will also be visiting the cultural center or historic city of Yogyakarta, where he will go to the Prambanan temple complex, where India is planning to work with Indonesia for the, which is by the way a World Heritage Site designated by UNESCO. So India and Indonesia will be collaborating on the conservation work there. इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बानीज के निमंत्रण पर मेलबर्न जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मोनस्टीन से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लेकर दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपतियों और व्यापारिक नेताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मेलबर्न में भी प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलैंड की राजकीय यात्रा करेंगे। पीएम मोदी 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड दौरे पर रहेंगे। ये करीब 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली राजकीय यात्रा होगी।
ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। व्यापार, वाणिज्य, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा करेंगे। न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री प्रमुख व्यापारिक और खेल जगत की हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरह ही यहां पर पीएम प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। Prime Minister has been very focused over the last 2 weeks in the Western Indian Ocean region with these very successful visits to Mauritius and Seychelles. Well, now I think starting this week with the visit of Japan and the forthcoming visits to Indonesia, Australia and New Zealand, the focus has shifted to the eastern maritime zones of the Indian Ocean and our Act East engagement. बता दें कि पीएम मोदी 6 दिनों के लिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऐतिहासिक दौरे पर रहेंगे, जिसका उद्देश्य रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। और अब आपको बीजेपी अध्यक्ष के यूपी दौरे से जुड़ी हुई खबर बताते हैं। नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे के लिए आज रवाना होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो सभी एमएलए हैं उनका फीडबैक को लेने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होने वाली है और संगठन के समन्वय को लेकर चर्चा करेंगे। तो विधानसभा के चुनाव 2027 में है, उसको लेकर बीजेपी एक्शन और इलेक्शन मोड में अभी से नजर आ रही है। क्या कुछ खास है आज आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। यूपी के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन 2027 को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से खुद मैदान में उतरने वाले हैं। वो अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे, जहां पर वो इलेक्शन से पहले चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे। इस दौरान नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें वो संगठन और पार्टी के बीच समन्वय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी के साथ मुलाकात में यूपी को लेकर अहम फीडबैक भी लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे पर कार्यक्रम की बात करें तो वो आज सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचेंगे, जिसमें सबसे पहले वो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक रोड शो करेंगे, जो आलमबाग, श्री टीएन चतुर्वेदी चौराहा, चारबाग, दीनदयाल स्मृतिका, महाराणा प्रताप और बर्लिंगटन चौराहा होते हुए बीजेपी ऑफिस में जाकर खत्म होगा। इसके बाद नितिन नवीन प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों, क्षेत्रीय, प्रदेश मोर्चा और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे। फिर शाम 4 बजे हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, पार्टी सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक करेंगे। इसके तुरंत बाद यूपी बीजेपी कोर कमेटी के साथ हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें यूपी चुनाव को लेकर रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। शाम 7:45 पर पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह के लखनऊ आवास पर यूपी के नामचीन हस्तियों के साथ रूबरू होंगे और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिनर में शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष का ये यूपी दौरा आगामी चुनावों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें टिकटों की दावेदारी और संगठन के फैसले शामिल होंगे। आपको मेरठ की नीले ड्रम वाली मुस्कान तो याद होगी। अब एक ऐसी ही मर्डरर पत्नी पकड़ी गई है यूपी के आगरा से। दरअसल यहाँ पर भी इस पत्नी ने अपने पति को मारने के बाद में नीले ड्रम के अंदर दफना दिया। क्या कुछ हुआ है डिटेल से आप देखिए। यूपी के आगरा में एक महिला ने अपने पति की हत्या करके उसके शव को 45 दिन तक बाथरूम के फर्श के नीचे दफन करके रखा। अपने क्राइम को छिपाने के लिए महिला ने बाथरूम के फर्श को सीमेंट से पक्का तक करवा दिया। इधर पैरा बेटर को सुना है। इधर बताओ कहाँ पे?
सिसक सिसक कर शव की जगह बताने वाली जिस महिला की आवाज आपने अभी अभी सुनी है, दरअसल वो ही आरोपी है। पुलिस के मुताबिक इस महिला ने अपने शराबी पति की हरकतों से तंग आकर करीब 1.5 महीने पहले उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने पति के शव को बाथरूम में छिपाकर उसके ऊपर से पक्का फर्श करवा दिया और फिर पुलिस थाने जाकर पति के गुमशुदा होने का नाटक किया। महिला करीब 45 दिनों तक अपने पति के बड़े भाई, सास और बच्चों को गुमराह करती रही। वो बार बार ये दावा करती थी कि पति सुरेंद्र 4 से 5 दिन के लिए कहीं जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। और रेणुका धाम कॉलोनी के अंदर इस घटना के बाद में सनसनी फैल गई है। ये वही घर है जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं। इस घर के अंदर ही पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारकर बाथरूम में दफना दिया था और अब पुलिस ने यहां ताला डाल दिया है और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस कई पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या पत्नी के साथ में और कोई भी था जिसने इस घटना में पत्नी की मदद की? इस तरीके के कई पहलुओं पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट जांच कर रही है। वहीं आरोपी महिला के पड़ोसियों ने उसे एक शांत स्वभाव की मेहनती महिला बताया। लोगों ने बताया कि मृतक शख्स आए दिन शराब पीकर घर में झगड़ा करता था, पत्नी से मारपीट करता था। अच्छी इसलिए थी, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं कह सकते कि हाँ उसने किया है या किसी और ने किया है। उसने ही तो कबूला है अपनी माँ से। उसने अपनी माँ से बोला है कि हाँ हमने मतलब कि लड़का जो है आपका वो मार करके बाथरूम में हमने गाड़ दिया है, मगर रीजन यहाँ आता है उसकी किसी से आज तक लड़ाई नहीं हुई। तो इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं, आदमी जो था, आदमी प्रतिदिन उसका एक ही काम था, वो लेडीज को मारना, शराब पीना, शराब पी करके केवल वो पैसे मांगता रहता था कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, पैसे ला करके दे। ये लेडीज जो थी वो घर में सिलाई का काम किया करती थी, जिससे अपने बच्चों को पाला करती थी। और आगे उसका आदमी 1.5 महीने से उसने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर केवल डिलीवरी बॉय का काम किया है। 1.5 महीने काम करने के बाद उसने काम छोड़ दिया और शराब पीना उसने स्टार्ट किया। शुरू से ही शराब पीता था और मारतोड़ करता था। यहाँ जो भी कोई निकलता था उससे बदतमीजी देना, अभद्रता देना, उसका यही काम था और कोई काम नहीं था। हालांकि इस केस में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए खबरों में अब बात कर लेते हैं राम की नगरी अयोध्या में चढ़ावा चोरी के पूरे मामले से जुड़ी हुई आ रही खबर की, जहां पर अविनाश शुक्ला जो कि आरोपी है, जब पुलिस की रिमांड में मौजूद रहे तो उनके द्वारा कई सारे बड़े हैरान करने वाले खुलासे किए गए हैं और बातों को कबूला गया है। तो ऐसे में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से जो चढ़ावा चोरी किया जाता था उसका बंटवारा किया जाता था और जहां पर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है उस जगह पर जाकर इन लोगों की तरफ से बंटवारा किया जाता था। तो ये पहले आरोपी जो होते थे ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास में इकट्ठा होते थे, फिर चोरी की रकम और कीमती सामानों का बंटवारा किया करते थे। शुक्रवार को एसआईटी ने 33 लोगों के साथ में पूछताछ की है। तो जब चढ़ावा लेकर ये आते थे चुरा कर, उसके बाद में इसका बंटवारा करते थे। साथ ही शुक्रवार को एसआईटी की तरफ से जो जांच की गई है उसमें 33 लोगों से पूछताछ की गई है और उसी के आधार पर अब ये जानकारियां सामने आनी शुरू हुई हैं। टिन्नू यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के ये वो आरोपी हैं जिनके पास से अभी तक 79,85,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। लेकिन क्या मामला इतना भर है? मीडिया रिपोर्ट्स में कई करोड़ के गोलमाल की खबरें हैं। ये बातें जोर पकड़ रही हैं कि अभी छोटी मछलियां ही पकड़ी गई हैं। इस बीच चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस अयोध्या के कौशलपुरी में एक योगा सेंटर पहुंची, जहां उनकी निशानदेही पर नकदी और कागजात बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला ने कई अहम राज खोले हैं। उसने बताया कि चोरी के बाद सभी 8 आरोपी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास इकट्ठा होकर रकम और कीमती सामान का बंटवारा करते थे। सबसे बड़ी बरामदगी जो है वो अविनाश शुक्ला के घर से ही हुई थी। करीब 20 लाख रुपए और 11 से 21 डॉलर भी उसके घर से बरामद हुए थे। लिहाजा पुलिस की जांच इस बात पर टिकी है कि ये जो पैसे बरामद हुए हैं उसके पास से, ये चोरी के पैसे वो
मंदिर से बाहर कैसे ले आते थे, चोरी का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी था वो कैसे था। माना जा रहा कि चूंकि मास्टरमाइंड फिलहाल पुलिस इसे मानकर चल रही है, क्योंकि बरामदगी सबसे ज्यादा इसके पास से हुई है। कल शुक्रवार को एसआईटी ने 33 लोगों से करीब 5 घंटे की पूछताछ की, जिनमें टिन्नू यादव के 2 भांजों से भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। एसआईटी ने कई प्रॉपर्टी डीलरों से भी सवाल जवाब किए। इसके अलावा एसआईटी ने महंत विनोद मिश्रा से भी पूछताछ की है, जिन्होंने चरण पादुका को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद मिश्रा का कहना है कि उनके एक भक्त ने भगवान को एक हार और चरण पादुका चढ़ाया था। ये चढ़ावा टिन्नू यादव के जरिए चढ़ाया गया, लेकिन ना तो उसकी कोई रसीद मिली और ना ही वो हार और चरण पादुका कभी भी भगवान तक पहुंचे। एसआईटी ने शुक्रवार को दूसरी बार ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों को कुछ कागजात के साथ एसआईटी ने बुलाया। उनसे जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े पेपर मांगे गए थे। आगे उनसे सभी चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही संबंधित संपत्तियों के दस्तावेज भी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। दरअसल एसआईटी ये जानना चाहती है कि इनका सोर्स क्या है। शुक्रवार को एसआईटी ने चढ़ावे की नकदी गिनने में शामिल कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की। जांच एजेंसियां पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी तय करने में जुटी हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बैंक अधिकारियों से पूछा गया कि ट्रस्ट और बैंक के बीच तय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन क्यों नहीं हुआ। निर्धारित एसओपी में कथित बदलाव किस स्तर पर और किसके निर्देश पर किए गए। एसआईटी ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट का दोबारा ऑडिट कराने की संभावना पर भी विचार कर रही है, ताकि वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच कराई जा सके। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ये भी जांच कर रही है कि निजी सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाने के बावजूद उससे नकदी की गणना जैसे संवेदनशील कार्य कथित तौर पर क्यों कराए गए। सवाल यही है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत के बगैर चढ़ावा चोरी हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि 6 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ी मछलियों पर कोई एक्शन होगा या नहीं। जितनी रकम बरामद की गई है उसमें सबसे ज्यादा बरामदगी की अगर बात की जाए तो अविनाश शुक्ला के पास से हुई है। वहीं जो लोग हैं वो सनातनी लोग, वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि छोटी मछलियों को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी जेल से बाहर हैं और इन्वेस्टिगेशन से बाहर है। उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। राम नाम का जाप हो रहा है। सीता राम की धुन है। आयोजन में चंपत राय भी मौजूद हैं। ये राम कथा का वो वीडियो है जिसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चंदा घोटाले से जुड़े आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने राम कथा का आयोजन किया था। ये आयोजन करीब 7 दिनों तक चला था, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। इस राम कथा में करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई है। इस कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय भी शामिल हुए थे। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राम कथा में जो पैसा खर्च किया गया, क्या वो भी चंदा चोरी से आया था। अनुकल्प जो लड़का है, जो लवकुश का रिश्तेदार है, वो इस पूरे चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड है। इसी के कहने पर बाकी लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि कैसे वॉशरूम के बहाने जाना है, बार बार आना जाना है और मैक्सिमम जितना आप जेबों में भर के ले जाकर बाथरूम में छिपा सको, इतना आपको काम करना है। तो अनुकल्प उन्हें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया करता था। चंपत राय से नजदीकी का फायदा उठा रहा था। भागवत कथा फार्म हाउस पे जब कराई तो उसमें भी चंपत राय शामिल हुए थे। कई ऐसे पिक्चर्स हैं जिसमें अनुकल्प चंपत राय के सामने नजर आ रहे हैं। अनुकल्प कविता का पाठ कर रहा है, उस वक्त भी चंपत राय कुर्सी पर कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। तो वो नजदीकी का फायदा अनुकल्प उठाता रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन ने उनके सारे काले चिट्ठों की पोल खोल दी है। सूत्रों के मुताबिक भगवान के चरणों में चढ़े चढ़ावे को लेकर ये आरोपी आपस में बंटवारे की बात कर रहे थे। चैट्स में बकायदा डील हो रही थी कि चोरी के माल में किसका कितना हिस्सा होगा।
इतना ही नहीं, पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने कई चैट्स डिलीट भी कर दी। अब उन मोबाइल फोन्स को FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है ताकि डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया जा सके और इस चोरी की जमात का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सके। मंदिर में व्हीलचेयर चलाने वालों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जो लोग वहां बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार भक्तों की सेवा के लिए तैनात थे, उनकी संपत्ति भी जांच की रडार पर है। जांच में पता चला है कि एक व्हीलचेयर चलाने वाले के पास 4 पहिया वाहन है और उसने जमीन भी खरीद रखी है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चंदा चोरों को जो सैलरी मिलती थी, उसे तो वो हाथ भी नहीं लगाते थे। सूत्रों से पता चला है कि कई आरोपियों ने अपनी सैलरी महीनों से नहीं निकाली थी। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आस्था और आपकी मेहनत से जुड़ा जो पैसा राम जी के चरणों में चढ़ाया जाता था, उस चढ़ावे को चंदा चोर अपने ऊपर खर्च करते थे। गिनती के काम में लगे आरोपियों को 17 से 20 हजार रुपए हर महीने मिलते थे, लेकिन इस पैसे को उन्होंने महीनों तक अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाला। नया खुलासा ये हुआ है कि जो गिरफ्तार 8 लोग हैं जिन्होंने चंदे में चोरी की है, चढ़ावे में चोरी की है, उनका बैंक डिटेल जब खंगाला जाता है तो पता ये चलता है कि जो उनको सैलरी दी जाती थी, यानी 17 से 20 हजार रुपए के आसपास सभी की सैलरी थी, किसी ने भी अपनी सैलरी का जो 1 पैसा था वो अकाउंट से निकाला था। यानी उनका जो खर्च था वो चढ़ावे की चोरी के पैसे से चलता था। जो उन्होंने बेशुमार संपत्तियां खरीदी थी, जो मकान खरीदे थे, जो मकान जमीनें खरीदी थी, वो सब कुछ चंदा के पैसे से ही खरीदा था, चढ़ावे के ही पैसे से खरीदा था। पूरी मामले में गड़बड़झाला हुआ और अब कई नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंपत राय और गोपाल राव का नाम अब और ज्यादा आगे जाएगा जांच में और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंचती हुई देखी जा रही है। आरजेडी नेता ने आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट के साथ में क्या कदम उठा लिया है, आपको दिखाते हैं। जो चेहरे अयोध्या के राम मंदिर से अब तक दूर रहे, जो राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाए रहे, वो अचानक सक्रिय हो गए। वो श्री राम के खजाने से हुई चोरी पर चिंतित हो उठे और प्रहार संघ से लेकर सरकार तक है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमान सरकार है। तो ये देखिए, भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए और वहीं के लोग और छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो उनको भी जेल भेजा जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राय को क्यों नहीं उनके खिलाफ FIR होती, क्यों अरेस्ट नहीं होते? क्या चंपत राय का मैं इस्तीफा देता हूं कहना काफी है? क्या दत्तात्रेय जी का हम कड़ी निंदा करते हैं कहना काफी है? और क्या मोदी जी और विनय कटियार जी की तथाकथित कानाफूसी होना काफी है? इससे क्या राम भक्तों को न्याय मिल जाएगा? क्या जो भ्रष्टाचार है वो रुक जाएगा? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो विरोध में अपने घर के बाहर पोस्टर लगवा लिया है, जिसमें लिखा है, हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए समूचे देश द्वारा दिए गए चंदा के चोरों का मेरे निवास पर प्रवेश निषेध है। इस पोस्टर में दिग्विजय सिंह ने भगवान राम, भगवान शिव और महात्मा गांधी के अलावा राहुल गांधी की भी तस्वीर लगाई है। दिग्विजय सिंह ने यह भी ऐलान किया है कि वो 5 और 6 जुलाई को अयोध्या जाएंगे और चंदा चोरी मामले में केस दर्ज कराएंगे। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर राजनीति भी चरम पर है। इस समय मैं दिग्विजय सिंह के घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर यह पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा है, जय सिया राम, हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समूचे देश के द्वारा दिए गए चंदा के चोरों एवं चढ़ावा चोरों का मेरे निवास पर प्रवेश निषेध है। दिग्विजय सिंह, यानी कि सीधा निशाना हिंदुवादी संगठनों और बीजेपी और RSS के कार्यकर्ताओं पर है। दिग्विजय सिंह का यह बंगला है। दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में अब सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आज अपने बयान में कहा है कि वो 5 जुलाई को अयोध्या जाएंगे और वहां जाकर FIR भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है और उनका ये कहना है कि ये चंदा चोरी हुआ है। इसके अलावा
अक्टूबर में 2 अक्टूबर से वो एक यात्रा निकालेंगे, जो यात्रा उज्जैन से लेकर अयोध्या तक जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राजनीति अपने चरम पर है। आरजेडी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। अभी तक का अनुभव और अभी तक अगर मैं केयरफुली एग्जामिन करूं कि द वे एसआईटी इज गोइंग, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कबई मांगुर पकड़े जाएंगे, कतला, रेहू और शार्क प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इतने बड़े स्तर पर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जा रही थी। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ट्रस्ट को नहीं पता था? क्या ट्रस्ट के लोगों को बिना बताए, उनके बिना पता हुए ये सब कुछ किया जा सकता है? और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और कई लोग सामने भी आ रहे हैं। और इस बीच जो राम मंदिर आंदोलन रहा, उसमें जो साथी रहे विनय कटियार, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। डकैत, इनकी क्या स्थिति बनती है? तो ये सब चोरी किए हैं, डकैती की डाले हैं, जो हुआ है तो होगा। जेल जाना चाहिए। जेल कोई छोटी नहीं वो होती है, और कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने ठेस पहुंचाया है जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। तो जरा उनसे जाकर के कहो, उन्हीं लोगों से कहो, तो अभी पता चल जाएगा क्या है मामला। वो तो अयोध्या की जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तीर्थ भवन क्षेत्र में रुके करेंगे, जाइए तो वहां। नहीं, हम लोग गए थे, हम कल भी गए थे वहां पर, हमने वहां से रिपोर्ट की, लेकिन कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। अयोध्या की जनता सड़कों पर आकर उनका विरोध कर रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अगर ऐसा किया तो आप सामने आके जवाब दीजिए, लेकिन वो क्यों बच रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, क्यों बच रहे हैं वो हम क्या जवाब देंगे उसको? ये तो उन्हीं को बताना है, हमको क्या बताना उसमें। हमको जो करना है वो कर रहे हैं। की गिरफ्तारी हुई है, योगी जी कह रहे हैं कि दूध का दूध हम पानी का पानी करेंगे, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर अभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कौन बड़ा लोग है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। ये तो सब जेल जाने वाले हैं। जेल जाएंगे लोग। हाँ, आप ही जाओगे गेट तक वहां भेजने। जो उन्होंने किया है उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। वक्त आ गया है, वो सब वक्त आ गया है, आप चिंता मत करो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दत्तात्रेय होसबोले का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि कैसे ये जो दान पात्रों से चोरी की गई, दान पात्रों में भक्तों का पैसा रखा हुआ था, चढ़ावे का पैसा रखा हुआ था, और इस चढ़ावे के पैसे को जब चुराया गया तो राम भक्तों की भावनाओं के साथ में आघात किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। तो संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपने बयान देकर ये बात स्पष्ट करी है कि आखिरकार संघ का इसमें क्या स्टैंड है। लेकिन वहीं सरसंघ चालक मोहन भागवत से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई खबर की, जो कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई आ रही है। सबसे पहले तो ममता बनर्जी का साथ उनके विधायकों ने छोड़ा और उसके बाद में सांसदों के सुर भी बागी होते हुए नजर आए, और अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो दफ्तर है वो भी उनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है।
पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक सियासी मुश्किलें उनके लिए पैदा हो रही हैं। ममता बनर्जी जो पहले से ही 58 विधायकों और 20 सांसदों की बगावत का सामना कर रही हैं, अब पार्टी दफ्तर पर भी टीएमसी के बागी नेताओं ने कब्जा कर लिया है। टीएमसी पर कंट्रोल करने को लेकर जारी लड़ाई शुक्रवार को तब और तेज हो गई जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कोलकाता में पार्टी के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। मेट्रोपॉलिटन इलाके में ये दफ्तर साल 2022 से पार्टी का अस्थायी मुख्यालय रहा है। क्योंकि पुराने दफ्तर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तब उस वक्त यहां पर ये ऑफिस ट्रांसफर कर दिया गया और ऋतव्रत ने इसी दफ्तर को अपने कंट्रोल में कर लिया और खुद को असली टीएमसी करार दिया। बागी नेताओं ने मेट्रोपॉलिटन में मुख्यालय के ताले बदल दिए, नए पोस्टर लगाए, इनमें ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं थी। हालांकि कार्यालय के अंदर पहले से लगी ममता बनर्जी की तस्वीरों और कटआउट को नहीं हटाया गया। ऋतव्रत बनर्जी वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के कोषाध्यक्ष के साथ टीएमसी कार्यालय पहुंचे और अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब से पार्टी का सारा काम इसी कार्यालय से चलेगा। टीएमसी दफ्तर पर कब्जा किए जाने की खबर के बीच ममता बनर्जी समर्थक गुट के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष दफ्तर पहुंचे, लेकिन गेट पर ताला लगा होने के कारण अंदर नहीं जा सके। वहीं इस पूरे राजनीतिक विवाद पर बीजेपी भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला करने से नहीं चूकी। बीजेपी ने कहा कि अब ममता के पास भतीजे अभिषेक बनर्जी को छोड़कर कोई नहीं है। अब ये चुनाव आयोग को तय करना है कि कौन सी पार्टी है और उसके नेता कौन हैं। इससे एक दिन पहले ही बागी गुट ने निर्वाचन आयोग के सामने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया था। कई हिस्सों में मॉनसून अब एक्टिव हो गया है। वहीं नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अभी भी कई राज्य ऐसे बचे हुए हैं जहां पर एक्टिव होना बाकी है। आप 5 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे फिलहाल अलग अलग जो जगह है वहां पर मॉनसून एक्टिवेट हो चुका है और आईएमडी के द्वारा भी आने वाले समय में जो 11 राज्य हैं उनके लिए बारिश की संभावना जारी कर दी गई है। लंबे इंतजार के बाद आज नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त बारिश हो सकती है और इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी भी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 11 राज्य यानी कि यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और केरल में जबरदस्त बारिश होगी। साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है और इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और तूफानी हवाओं के बीच घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूरे गुजरात में हालात बिगड़ते हुए से नजर आ रहे हैं। गुजरात के लगभग सभी जिलों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से जहां कुछ इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ इलाकों में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। गांवों को जोड़ने वाले पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क तक टूट गया है। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी गुजरात के सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड और भावनगर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जूनागढ़ की मालिया हाटीना तालुका में तो लगातार भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और जब वांदरवाड़ गांव में एसटी बस ने एक ऐसे ही पुल को पार करने की कोशिश की तो बस पुल के बीचों बीच फंस गई।
जिसके बाद आनन फानन में इसकी खबर प्रशासन को दी गई तो मौके पर पहुंची टीम ने बुलडोजर की मदद से बस को बाहर निकाला। वहीं पिछले 3 दिनों में लगभग 25 इंच बारिश दर्ज होने के बाद एनडीआरएफ को जूनागढ़ के केशोद, मांगर रोल और मालिया में तैनात कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर सिर्फ 5 मिनट के अंदर टीम मौके पर पहुंच सके और किसी भी हादसे से समय रहते बचा जा सके। डांग में भी मानसून एक्टिव होने के बाद लगातार बारिश हो रही है और फेमस गीरा झरना रौद्र रूप में आ चुका है, जिसकी वजह से प्रशासन ने एहतियातन गीरा झरने पर टूरिस्ट की एंट्री पर रोक लगा दी है। टूरिस्ट भी प्रशासन के निर्देशों को मानते हुए सेफ डिस्टेंस से ही झरने का नजारा देख रहे हैं। डांग में लगातार हो रही बारिश में वघई सापुतारा हाईवे पर कई जगह पेड़ गिरे नजर आए, सड़कों पर पानी भर गया और वाहन बेहद धीमी गति से गुजरते दिखे। राजकोट में भी मानसून एक्टिव होने के बाद से अब तक 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। राजकोट के उपलेटा में तो भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आए। खबर के मुताबिक उपलेटा में मजेठी के पास निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन तेज बहाव में बह गया और कई गांवों का उपलेटा से संपर्क भी टूट गया है। वहीं अगर बात करें पोरबंदर और द्वारका जैसे तटीय शहरों की, तो यहां समंदर किनारों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोरबंदर में तो मौसम विभाग ने जैसे ही पोर्ट वार्निंग जारी की, तुरंत स्थानीय प्रशासन ने पोरबंदर पोर्ट पर सिग्नल नंबर 3 लागू कर दिया, यानी मछुआरों और छोटे जहाजों को समंदर में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। पोरबंदर के द्वारका में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि हाई टाइड उठने की संभावना है। एहतियातन पुलिस और फायर विभाग की तैनाती कर दी गई है। गुजरात के जूनागढ़ की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से यहाँ पर यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। तो सड़कें जलमग्न यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आवाजाही मुश्किल हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने भी ये सूचना जारी करके अलर्ट दिया है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से गुजरात के जूनागढ़ में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो सैलाब में कई गाड़ियां भी फंस गई हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। गाड़ियां फंसने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि लगातार आंधी तूफान क्योंकि चल रहा है, आंधी आ रही है, इसकी वजह से कई जगह पर जो खंभे हैं वो उखड़ गए हैं, बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई कई जगह पर, जिसकी वजह से लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी बारिश का कहर यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले भी कहा गया था कि इस बार ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन जूनागढ़ के लोग अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आप देखिए, एक तरफ कई सारे राज्य उत्तर भारत में ऐसे लोग हैं जहां पर गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आफत की बारिश होती हुई गुजरात में नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि हैरान कर देती हैं। तो एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन है वो बड़े लेवल पर यहाँ पर हुआ है। तो देखिए, पानी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और एनडीआरएफ लोगों तक मदद पहुंचा रही है, क्योंकि पानी भरने की वजह से गाड़ियां भी यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि हर बार की तरह इस बार भी देखिए कई जगह पर जो नाव है उनका सहारा लेना पड़ रहा है। पानी बहुत ज्यादा भर गया है, कई जगह पर जो गाड़ियां हैं वो बंद हो गई हैं, इंजन में पानी भरने की वजह से इंजन सीज हो गए हैं और लोगों की परेशानी इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। पर अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अब अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। सरकारी बंगला उनकी तरफ से खाली कर दिया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मोह अभी भी खत्म होता हुआ उस बंगले के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आरजेडी का एक समर्थक उनके पुराने आवास के ऊपर जो सरकारी आवास उनको पहले दिया हुआ था, जो कि उन्होंने अभी खाली किया, वहां पर जाकर दहाड़े मारकर रोता हुआ नजर आया है। पहले घर को दंडवत प्रणाम किया, फिर दीवार पकड़कर फूट फूट कर रोया। हमारे भगवान को यहाँ से निकाल दिया गया। सम्राट चौधरी जी, आप बहुत गलत किया, आप हमारे भगवान को। नीचे जमीन पर बैठकर रोया। आप हमारे भगवान के साथ बहुत गलत किया सम्राट चौधरी जी।
आने वाले दिनों में आप ही रोइएगा, खून के आंसू रोइएगा, ये जान लीजिए। पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करने के बाद 10 सर्कुलर रोड पहुंचा ये आरजेडी समर्थक इतना भावुक हो गया कि वो दीवार पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसका दर्द इतना छलका कि उसने रोते रोते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी कोसा। सम्राट चौधरी जी, आप बहुत गलत किया, आप हमारे भगवान को यहाँ से निकाल दिए। सम्राट चौधरी जी, आप बहुत गलत किए, आप हमारे भगवान को यहाँ से निकाल दिए। मगर आज भी याद है हमारे ये मंदिर है। आप हमारे भगवान लालू यादव जी आज भी दिल में बसते हैं। सम्राट चौधरी जी, आप वहाँ से कैसे निकल पाइएगा? पटना का 10 सर्कुलर रोड लंबे समय तक लालू परिवार का प्रमुख सरकारी आवास रहा। राबड़ी देवी को साल 2006 में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये सरकारी आवास अलॉट किया गया था। तब से ये बंगला बिहार की राजनीति के कई अहम फैसलों का केंद्र माना जाता रहा है। बिहार में सत्ता का केंद्र रहे इस घर को आरजेडी का ये कार्यकर्ता बार बार लालू राबड़ी का मंदिर बता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ से मिट्टी भी ले गया। आप हमारे भगवान के साथ बहुत गलत किए सम्राट चौधरी जी। आने वाले दिनों में आप ही रोइएगा, खून के आंसू रोइएगा, ये जान लीजिए। जितना मैं रो रहा हूँ, मैं गरीब का बेटा, मैं भी आपको शराब देता हूँ कि आप भी दर दर भटकिएगा और खून के आंसू रोइएगा, ये जान लीजिए। आने वाले दिनों में आप भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जरूर बनिएगा। जिस तरह से हमारे भगवान हमारे परिवार पर अत्याचार आप किए हैं, जुर्म किए हैं, आने वाले दिनों में आप भी दर दर भटकिएगा और खून के आंसू रोइएगा, ये जान लीजिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को खाली कर कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। इसी आवास में रहते हुए तेजस्वी यादव ने भी साल 2015 में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और अब बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जो अंदरूनी खींचतान है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें नाराजगी का दौर जारी है, लेकिन इस बीच भूपेश बघेल 2 दिन के दौरे पर वहां जा रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है आपको दिखाते हैं। पंजाब में कांग्रेस की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। जहां विधानसभा चुनाव होने में करीब 8 महीने दूर है, उससे पहले कांग्रेस नेतृत्व द्वारा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद पर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पार्टी में नाराजगी बढ़ी है। ऐसे में पार्टी प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पार्टी में ऑल इज वेल करने के मकसद से पंजाब पहुंच रहे हैं, जिसमें वो प्रदेश के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो चरणजीत सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। चरणजीत सिंह जी चन्नी ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਵਧੀਆ। इससे पहले शुक्रवार को जालंधर से सांसद चन्नी के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचे। बैठक में आए नेताओं ने चरणजीत सिंह को फिर से प्रदेश अध्यक्ष और सीएम का चेहरा बनाए जाने का समर्थन किया। बैठक में एक कमेटी बनाई गई है जो आलाकमान तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पहुंचाएगी। वो हम हाईकमांड तक पहुंचाना चाहते हैं। ग्राउंड लेवल की आवाज ये है कि अगर आप कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हो तो चरणजीत सिंह चन्नी को आगे लेके आओ। और जो ये चिट्ठी आई है, आप इसमें देखो, लोग बिल्कुल जो वर्कर है हताश हो गया। तो हाईकमांड हमारा ही है, मैं कांग्रेस का ही हूँ और ये घर भी कांग्रेस का ही है सर, वो झंडा बाहर लगाए कांग्रेस का। तो अगर हम हाईकमांड से कोई गलती होगी तो हम सारे इसलिए इकट्ठे हुए थे कि भाई अगली रणनीति क्या है। तो हमने चरणजीत सिंह चन्नी जी पे छोड़ी। चन्नी साहब बोलते जी हाँ हाईकमांड तक अपनी आवाज भी लेके जाए, वो सारे इकट्ठे कलेक्टिवली कि वो इस डिसीजन को चेंज करें ताकि कांग्रेस की सरकार बनने में बहुत आसानी हो अगर चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा सामने हो। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर तनातनी के बीच राज्य की सियासत में तब और उबाल आ गया,
जब सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी नेता तरुण चुघ के साथ भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रहा। गृह मंत्री शाह के साथ मुलाकात के बाद कई तरह के सियासी अटकलें भी लगने लगी। जब राजनीति गलियारों और मीडिया इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाने लगे, तब खुद ही रंधावा ने सभी सस्पेंस पर फुल स्टॉप लगा दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए सुखजिंदर ने कहा कि इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि उनका केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कार्यक्रम पहले से तय था और इसमें केवल पंजाब की कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री से मिलने की बात है। मैंने 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा था जो गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, फिरोजपुर, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, तरन तारण, कि इनमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा गड़बड़ फैलाने का चल रहा है और वहाँ से जो इलीगल वेपन्स, पहले ड्रग आती थी, अब इलीगल वेपन्स भी आ रहे हैं और जो रेडिकल्स एंड गैंगस्टर्स हैं दोनों इकट्ठे हो रहे हैं और नार्को टेररिज्म वाले भी, तीनों का एक नेक्सस बन गया है। उसके बारे में मैंने एक और 4 पेज की लेटर लिखी थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से उन टाइम मांगा था, उन्होंने मेरे ख्याल के होम मिनिस्टर साहब को बोल दिया होगा कि आप मिल लो। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी नव भारत से बातचीत में कहा, पार्टी में नेताओं की नाराजगी को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि पार्टी में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतनी बैठकों के बाद भी अगर नेता संतुष्ट नहीं हैं, तो ये बहुत दुखद है। 3-4 मीटिंग्स होने, उसके बाद नाराजगी होनी, तो किसका फॉल्ट है? लीडरशिप का। उनको देखना चाहिए कि ये ऐसी बात क्यों आई। खड़गे जी के साथ बात हो गई, राहुल जी ने फिर अलग अलग बुला लिया, केसी वेणुगोपाल ने कई बार बात कर ली, फिर हम दोनों को बुलाया गया, मेरे को और चन्नी को भी बुलाया। उसके बाद ये बात आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए थी। हाईकमांड को क्लियर कट पहले दिन मीटिंग करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। हमें कंसोल करने की कभी कोई लीडर वो नहीं कहेगा कि मेरे को ना दो, इसको दे दो। सब अपने लिए बात करेगा। सब अपने लिए बात करते हैं। उसमें 1 लाइन एक ऑर्डर होना चाहिए था कि ये बनेगा, अगर मंजूर है ठीक है, नहीं मंजूर तो जाओ। बता दें कि 5 साल पहले भी कांग्रेस में खींचतान देखने को मिली थी और पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। चन्नी की नाराजगी पंजाब में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। और अब आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां पर सरकारी लाइब्रेरी के अंदर रखी गई एक किताब को लेकर अब सियासी घमासान मच गया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने यह आरोप लगाया है कि इस किताब के अंदर जो अलगाववादी नेता रहे हैं, जो अलगाववादी लोग रहे हैं, उनका महिमा मंडन किया गया है और इसके लिए जांच पड़ताल होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ J&K सीरीज 4 नाम से एक किताब निकाली गई है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम यानी JKPF ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि इस किताब में सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, मीर वाइज उमर फारूक और मौलवी उमर फारूक जैसे नामों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। जो अलगाववादी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर की महान हस्तियों के रूप में पेश किया गया है। सेट करने की कोशिश की गई है, बच्चों में ऐसा माइंडसेट चेंज उनका करने की कोशिश की गई है कि यहाँ जो टेररिस्ट हैं उनको ग्लोरिफिकेशन की गई है और ये वाकई एक बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। समग्र शिक्षा। इसके अलावा किताब के एक अध्याय में पेज नंबर 25 पर मकबूल भट्ट को शहीद कहकर महिमा मंडित किया गया है, जबकि हकीकत यह है कि साल 1966 में CID इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या के मामले में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में उसे फांसी दी गई थी। साल 1971 में इंडियन एयरलाइंस के विमान गंगा को
पाकिस्तान हाईजैक कर ले जाने का मास्टरमाइंड भी मकबूल भट्ट को ही माना जाता है। साफे सईद, ऐसे ऐसे लोग हैं, हाशिम कुरैशी, ऐसे ऐसे लोगों को इसमें गुणगान किया गया है जो कि बिल्कुल आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इनको टेररिस्ट कहती है। तो ये वाकई एक बहुत संज्ञान लेने वाली बात है कि इस तरह की किताबें कैसे छपती हैं, कैसे फिर प्रोक्योर होती हैं और किस ढंग से उन्हें पास करके तो इस तरह के किस तरीके की पहुँचाई जाती है। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पहुंचाई गई, ये कब पहुंचाई गई? देखिए, ये इसी वर्ष के जो है इनका एकेडमिक ईयर, इसी के अंतर्गत पहुंचाई गई हैं जो हमें ज्ञात हुआ है। तो इस पे अभी पूरा इंक्वायरी होना चाहिए कि कैसे ये सब हुआ। जेकेपीएफ ने मनोज सिन्हा से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, किताब की सभी प्रतियां स्कूलों से जब्त करने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में